अवनी डोंट वरी, ट्रस्ट मी, मैं सब ठीक कर दूंगा। गौतम और अवनी की बातें रोनी को इरिटेट कर रही थी और उसने गौतम को उकसाने के लिए बोला, क्या हो गया मजनू, तेरी लैला क्या डर गई है? ऐसा बोलकर रोनी ने फिर से अपने सिर पर तबला बजाया। गौतम की बातें अवनी के दिल को छू चुकी थीं, इसलिए अब वो खुद रोनी के सामने डटकर खड़ी हुई और बोली, लैला डरी नहीं है, लैला अपने मजनू के साथ है और गौतम जो भी करेगा वो सही करेगा और तुझे मजा चखा कर ही रहेगा। जाओ गौतम, मुझे विश्वास है जीत तुम्हारी ही होगी। अवनी का अपने ऊपर अटूट भरोसा देखकर गौतम की ताकत तो जैसे 100 गुना बढ़ गई थी और अब वो एक शांत दिमाग और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ रोनी के साथ 4-4 हाथ करने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ा। लेकिन इससे पहले लड़ाई की शुरुआत हो पाती, रोनी के चारों तरफ नीले रंग का एक कवच बन गया, जिसको देखकर हर कोई कंफ्यूज हो गया कि आखिर वो कवच था क्या। लेकिन गौतम तो रोनी के बारे में कुछ देर पहले ही जान गया था। जब वो इतनी तूफानी बारिश में भी नहीं भीग रहा था तो गौतम के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। रोनी ने सबसे पहले गौतम के पेट पर मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन गौतम ने उल्टा उसके पेट पर लात मारी, जिसकी वजह से वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और जमीन पर गिर गया। अवनी, रिया और सुलेखा गौतम के इस मूव से इतनी खुश हुई कि वो तालियां बजाते हुए गौतम को चीयर करने लगी। अवनी जोर से चिल्लाई, सुपर्ब गौतम, बहुत बढ़िया, इसी तरह लगे रहो। अवनी की आवाज सुनते ही गौतम उसकी तरफ हंस के देखने लगा और रोनी ने गौतम की इसी इग्नोरेंस का फायदा उठाकर उसकी कमर पर वार किया, जिससे गौतम सिहर उठा और उसकी चीखें निकली। लेकिन गौतम दर्द के मारे चुप बैठने वालों में से नहीं था, इसलिए वो फौरन खड़ा हुआ और उसने रोनी की गर्दन पर एक जोरदार हमला किया, जिससे रोनी लगभग बेहोश होने की हालत में आ गया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जहां जहां से रोनी गुजर रहा था वहां पर बारिश की बूंदें भाप बनकर उड़ने लगी थी। उसकी ये शक्ति सभी को ये यकीन दिला रही थी कि रोनी बेशक कोई मामूली आदमी नहीं है। अब धीमे धीमे चलते हुए रोनी ने अपने साथियों को गौतम पर हमला करने का इशारा किया। रोनी के चारों साथी अभी तक वहां इसलिए खड़े थे क्योंकि रोनी ने उन्हें गौतम के साथ लड़ाई करने से मना किया था, क्योंकि वो चाहता था कि वो और गौतम 1 to 1 लड़ें। लेकिन इस वक्त रोनी की हालत थोड़ी नाजुक थी और वो मामले को संभाल नहीं पा रहा था, इसलिए उसे अपने दोस्तों की जरूरत पड़ी और उसने उन्हें गौतम को जान से मारने का इशारा किया। जैसे जैसे रोनी के साथी गौतम की ओर बढ़ने लगे, गौतम ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सभी को ढेर कर दिया। सुलेखा ने रिया के कंधे पर हाथ मारते हुए बोला, वाह रिया, ये तो छुपा रुस्तम निकला। घर जमाई की एक नई मिसाल कायम कर रहा है लड़का। जबरदस्त, क्या पटका है, क्या मारा है, और उस गंजे की तो हालत इतनी खराब कर दी है कि वो कुछ देर तक हिल भी नहीं पाएगा। दामाद तो ऐसा होना चाहिए, न कि इस निकम्मे नील की तरह एक बार में ही घायल होकर पड़ा हुआ है। सुलेखा की बातें कहीं ना कहीं रिया के जहन में भी असर कर रही थी और उसे भी गौतम में एक हीरो नजर आने लगा था। वो गौतम को आइडियलाइज करने लगी और उसे प्यार भरी नजरों से देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ रोनी ने आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़े, जिसके बाद वो फिर से पहले की तरह अपनी ओरिजिनल पोजीशन में खड़ा हो गया और उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो एक खुले सांड की तरह गौतम की तरफ दौड़ा, लेकिन इस बार अवनी गौतम के सामने उसकी ढाल बनकर खड़ी हो गई। यहां सभी में से सबसे खराब हालत मोनू की थी। इस बार वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो गाड़ी के नीचे जाकर ही छुप गया और अपनी आंखों पर हाथ रखकर बीच बीच में अपने सामने हो रही खतरनाक लड़ाई को देखने लगा। गौतम ने अवनी से हड़बड़ाते हुए कहा, अवनी क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से, ये सब अभी करने का वक्त नहीं है। ऐसा कहते हुए गौतम ने अवनी की बाजू खींचते हुए उसे साइड करना चाहा, लेकिन अवनी डटकर अपनी जगह पर खड़ी रही और उसने गौतम की बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसी दौरान रोनी कब उन दोनों के नजदीक पहुंच गया उन्हें एहसास भी नहीं हुआ और अब उसने पूरी ताकत के साथ अपना घूंसा अवनी के मुंह की तरफ बढ़ाया और अवनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। अवनी को ऐसा महसूस हो रहा था कि अगले पल तो वो शायद जिंदा ही नहीं बचेगी, लेकिन लगभग 5 सेकंड तक उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इसलिए उसने हिम्मत करते हुए अपनी आंखें खोली और देखा तो पाया कि गौतम ने रोनी के घूंसे को अपनी मुट्ठी में जोर से पकड़ लिया था, जिस वजह से उसका घूंसा अवनी तक नहीं पहुंच सका। अवनी अब तक हैरान थी कि आखिर उसके सो कॉल्ड निकम्मे पति में इतनी ताकत आई कहां से।
और ये सवाल न सिर्फ अवनी बल्कि सौरभ और घायल पड़े नील के मन में भी उमड़ रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने दिनों से वो जिसको एक मामूली सा घर जमाई समझ रहे हैं, आखिरकार उसमें 10 हाथियों जितनी ताकत आ कहां से गई थी। अब रोनी ने अपनी गैंग के सबसे ऊंचे और चौड़े आदमी को गौतम को मारने का इशारा किया। गौतम ये सब देख रहा था और उसने रोनी की बाजू मोड़ते हुए उसे साइड में पटका और उसके उस मजबूत साथी को ऐसा धोया कि वो जमीन के अंदर धंस गया। ये आदमी देखने में रोनी से भी ज्यादा हट्टा कट्टा था और रोनी का वो सबसे खास आदमी था, जैसे उसका राइट हैंड। रोनी अपने साथी की इस दर्दनाक हालत को बर्दाश्त न कर पाया और गौतम को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ा। उसने बोला, तेरी ये मजाल चिकने, अब तू देख तेरी बैंड कैसे बजाता हूं। रोनी ऐसा बोलते हुए गौतम की ओर बढ़ा ही था कि गौतम ने रोनी को हवा में उड़ा दिया और वो इतनी जोर से जमीन पर गिरा कि उसकी एक एक हड्डी मानो दर्द के मारे चीख रही थी। इतने सारे जख्मों के बाद और अपने सबसे खास साथी के घायल होने के बाद अब रोनी में और लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। इसलिए उसने गौतम के आगे घुटने टेकते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बिल्कुल गलत था। जो भी बदतमीजी मैंने आपसे, आपकी बीवी से, रिया और सुलेखा जी से की है, उसके लिए मैं तहे दिल से शर्मिंदा हूँ। मैं आपके आगे गिड़गिड़ाकर रहम की भीख मांगता हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप चाहें तो मैं अभी आपकी बीवी के जूते चाट सकता हूँ। गौतम ने अवनी को अपने पीछे करते हुए कहा, तुम्हारे जैसा नीच इंसान मेरी बीवी के जूते चाटने लायक भी नहीं है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।